हेलो फ्रेंड, पार्ट 2 में पढ़ने वाले हैं अपन जनसंख्या वृद्धि। ये चैप्टर 2 है, विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि वाला। अब इसमें अपन जानेंगे जनसंख्या वृद्धि क्या होती है। मोस्ट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इजी नोट्स हैं और ऐसे नोट्स बिल्कुल शानदार नोट्स हैं किताब की लैंग्वेज से जड़े खोद के बनाए गए नोट्स हैं। देखते हैं क्वेश्चन आएगा आपकी जनसंख्या वृद्धि क्या है। तो आपको लिखना है दो समय बिंदुओं के बीच जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को ही जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। अब मान लो 2011 से 2021 के बीच में जो भी जनसंख्या में जो भी वृद्धि हुई, जो 10 साल के बीच में जो भी जनसंख्या में वृद्धि होती है वही जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। अब जनसंख्या वृद्धि धनात्मक हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है, यानी कहीं पर जनसंख्या अधिक बढ़ जाती है तो धनात्मक हो जाती है और ऋणात्मक जहाँ पर जनसंख्या की कमी होती है तो वहाँ ऋणात्मक हो जाती है। तो जनसंख्या वृद्धि को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। क्वेश्चन आएगा मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, एबीसीडी में आ सकता है कि जनसंख्या वृद्धि को किस में व्यक्त किया जाता है, तो प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। अब देखते हैं इसको। जनसंख्या वृद्धि में कुछ शब्द हैं। प्राकृतिक वृद्धि यानी जन्म में से अपन मृत्यु को माइनस करेंगे, यानी जितने जन्म लेने वालों की संख्या है उसमें से मरने वालों की संख्या को माइनस करेंगे तो वो क्या होती है, प्राकृतिक वृद्धि होती है। अब दूसरे देखते हैं वास्तविक वृद्धि। वास्तविक वृद्धि का जन्म लेने वालों की संख्या में से मरने वालों की संख्या प्लस अप्रवासी यानी आने वाले, उत्प्रवासी यानी जाने वालों की संख्या में माइनस करेंगे तब जाके क्या वास्तविक वृद्धि कहलाती है। अब देखते हैं जनसंख्या वृद्धि में तीसरा शब्द है धनात्मक वृद्धि। किसी वर्ष विशेष में जन्म दर जो BR मतलब बर्थ रेट क्या होती है, अधिक होना, बढ़ जाती है, सोचते कि धनात्मक वृद्धि हुई है। अब देखते हैं ऋणात्मक वृद्धि। किसी वर्ष विशेष मृत्यु दर क्या होती है, अधिक होती है, यानी डेथ रेट क्या होती है, अधिक होना, अधिक बढ़ जाती है, उसे कहते हैं ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं अपन जनसंख्या वृद्धि के घटक। जनसंख्या वृद्धि के कौन कौन से घटक हैं वो जानेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं आगे। तो जनसंख्या वृद्धि के 3 प्रमुख घटक है। पहला है जन्म, दूसरा है मृत्यु, तीसरा है प्रवास। जानते हैं जन्म के बारे में, बॉर्न बर्थ। किसी वर्ष विशेष में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। बहुत ही आपकी इजी लैंग्वेज में लिखी गई नोट्स है, बहुत ही शानदार नोट्स है। इनके बारे आपको कुछ नहीं पढ़ना है, बिल्कुल 100% यहीं से कवर हो जाएगा, पूरा पेपर होल का यहीं से बनेगा। अब देखते हैं दूसरा है मृत्यु। किसी वर्ष में मरने वालों बच्चों की संख्या को क्या कहते हैं, मृत्यु दर कहते हैं। अब देखते हैं जन्म दर और मृत्यु दर जनसंख्या परिवर्तन को दर्शाते हैं, यानी जो भी जन्म लेंगे तो जनसंख्या में वृद्धि हुई और मरेंगे तो कमी होंगी, इसलिए इसे जनसंख्या परिवर्तन का घटक कहा जाता है। किसे कहा जाता है, जन्म दर को और मृत्यु दर को, ठीक है ना। अब देखते हैं जनसंख्या परिवर्तन को सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है, प्रवास। अब जानते हैं प्रवास क्या होता है। एक नंबर में क्वेश्चन आ जाए कि प्रवास क्या है, तो प्रवास की डेफिनेशन देखते हैं। जब व्यक्ति, कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति, कोई भी लोग एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चला जाता है या दूसरे स्थान पर जाता है तो इसे प्रवास कहते हैं, यानी अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चला जाना ही प्रवास कहलाता है। वो किस कारणों से जाता है, क्या होता है, देखते हैं। इसमें प्रवास में भी कुछ शब्द हैं कि जहाँ या जिस स्थान से लोग गमन करते हैं यानी जाते हैं वो कहलाता है उद्गम स्थान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा कि जिस स्थान से लोग गमन करते हैं वो क्या कहलाता है, या मैच द फॉलोइंग या खाली स्थान में, रिक्त स्थान में पूछ सकता है, तो वो उद्गम स्थान कहलाता है। और उद्गम स्थान पर जनसंख्या कम हो जाती है, डेफिनेटली कम होगी सही, क्योंकि लोग यहाँ से जाएंगे तो वहाँ जनसंख्या कम हो जाएगी और जहाँ पर जाएंगे वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि हो जाएगी। यानी जिस स्थान पर लोग आगमन करते हैं, यानी जिस स्थान पर लोग जाते हैं वो गंतव्य स्थान कहलाता है। यानी जिस स्थान से जाते हैं, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, समझ लेना वरना बाद में समझ में नहीं आएगा। यानी जिस स्थान से जाते हैं वो उद्गम स्थान कहलाता है और जिस स्थान पर लोग जाते हैं वो गंतव्य स्थान कहलाता है। अगर मान लो आप शेष जा रहे हो, यहाँ से जयपुर जा रहे हो
तो गांव से तो कहलाएगा गांव से आपके गांव से उद्गम स्थान और ये गंतव्य स्थान और जनसंख्या अधिक हो जाती है। प्रवास स्थायी, अस्थायी और मौसमी हो सकता है। प्रवास स्थायी होता है, मान लो कोई परमानेंट के लिए जा रहा है, कोई स्थायी कुछ समय के लिए जा रहा है काम के लिए, कोई मौसमी होता है किसी शीत ऋतु में, वर्षा ऋतु में, मौसमी भी होता है कुछ समय के लिए होता है। तो प्रवास के प्रकार भी हैं, कितने प्रकार का होता है, तो स्थायी, अस्थायी, मौसमी, है ना। प्रवास की 4 धाराएं होती हैं जो निम्न हैं। शहर से गांव की ओर हो सकता है प्रवास, यानी शहर से लोग कहाँ आ सकते हैं, गांव में रहने के लिए आ सकते हैं, तो शहर से गांव के लिए प्रवास हो सकता है। जिसके बाद में गांव से शहर, लोग बाग गांव से शहर की ओर प्रवास करते हैं, वहाँ चले जाते हैं काम करने के लिए, अच्छे उद्योग धंधों के लिए, शिक्षा के लिए, तो ये प्रवास हो जाता है। शहर से शहर में हो जाता है, यानी अभी मान लो आप जयपुर में रहते हो, कोटा में आ रहे हो, तो फिर शहर से शहर में प्रवास हो रहा है। गांव से गांव में प्रवास हो जाता है, आप किसी गांव में रह रहे हो और अन्य दूसरे गांव में आप चले जाते हो रहने के लिए, तो फिर गांव से गांव में प्रवास हो जाता है। तो प्रवास की कितनी धाराएं हैं, तो 4 है। प्रवास के प्रकार कितने हैं, तो 3 है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं प्रवास के प्रकार क्या पढ़े। प्रवास के बारे में अपन ने नस नचय कर ली है, ध्यान से देखना और सुनना, और ये सारे नोट्स आपको लिखने हैं। देखते हैं आगे प्रवास के प्रकार जो वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वेरी इजी लैंग्वेज में आपके लिए तैयार किए गए नोट्स है। अब देखते हैं आगे। प्रवास 2 प्रकार का होता है, अपन ने पढ़ा था उत्प्रवास और दूसरा होता है आप्रवास। यानी उत्प्रवास जिस स्थान से लोग जाने की प्रक्रिया जाते हैं, जिस स्थान से लोग आते हैं। आप्रवास यानी आने की प्रक्रिया, उत्प्रवास यानी जाने की प्रक्रिया। उत मतलब ऊपर दिख रहा है, ऊ यानी जाने की, आ मतलब आने की। ट्रिक बिठा लेना, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब डेफिनेशन देखते हैं कि सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रवास के प्रकार कितने हैं, तो 2, उत्प्रवास, आप्रवास। अब उत्प्रवास किसे कहते हैं, परिभाषा देखते हैं इसकी। सामान्य रूप से जाने की प्रक्रिया है, लोग जाने की प्रक्रिया को उत्प्रवास कहा जाता है। और इसमें एक स्थान से लोग बाहर चले जाते हैं, यानी एक स्थान से क्या करते हैं, बाहर चले जाते हैं, तो वो कैसा है, प्रवास कहलाता है, उत्प्रवास कहलाता है। यानी मान लो आप किसी शहर में रह रहे हो, किसी देश में रहने के लिए चले जाते हो, तो कौन सा प्रवास कहलाता है, उत्प्रवास कहलाता है। अब देखते हैं आप्रवास। ये सामान्य रूप से आने की प्रक्रिया है। नहीं, मैंने बोला था ना आप्रवास यानी आ से मतलब आने की प्रक्रिया, तो आने की प्रक्रिया इसमें किसी नए स्थान पर लोग आते हैं। मान लो आप ही अपने गांव से किसी शहर में जा रहे हो, तो क्या कह रहा हूँ, आप्रवास कहलाएगा। अब देखते हैं प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। अब प्रवास को कौन कौन से प्रभावकारी करते हैं। मान लो कोई व्यक्ति शहर में भी जा रहा है, तो प्रवास कर रहा है, शहरों की ओर प्रवास कर रहा है, तो क्यों कर रहा है, उसके क्या कारण हैं, तो आइए जानते हैं। प्रवास को प्रभावित करने वाले 2 प्रमुख कारक हैं। पहला है पुश फैक्टर और दूसरा है पुल फैक्टर। इंग्लिश में, हिंदी में देखें तो प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक। अब देखते हैं कि प्रतिकर्ष कारक क्या होते हैं और अपकर्षक कारक क्या होते हैं। यानी वे कारक जो किसी व्यक्ति को स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं, प्रतिकर्ष कारक कहलाते हैं। यानी उसके प्रति मतलब कर्ष होता है, मतलब कष्ट करते हैं, किसी स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं, तो कौन सा कारक कहलाता है, प्रतिकर्ष कारक कहलाता है। इसे धक्का कारक भी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक। और अब किन किन स्थितियों में किया जाता है प्रतिकर्ष कारक, वो देखते हैं। तो प्राकृतिक आपदाएं, यानी मान लो कोई बाढ़ आ गई, सूखा हो गया, अकाल पड़ गया, तो इसके समय में व्यक्ति क्या करेंगे, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करेंगे। दूसरा होता है बेरोजगारी, रोजगार नहीं है, तो रोजगार के लिए शहरों की ओर क्या करेंगे, व्यक्ति प्रवास करेंगे। तो शिक्षा के लिए प्रवास करते हैं। तीसरा स्वास्थ्य के लिए, गांव में अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं होती, तो अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए लोग कहाँ प्रवास करेंगे, अच्छे नगरों की ओर, जहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं सही हों, जहाँ पर प्रतिकूल जलवायु हो, यानी सही तापमान हो, ज़्यादा टेम्परेचर न होता, ज़्यादा तापमान न हो, और सामाजिक आर्थिक पेशेपन के कारण भी लोग स्थान को छोड़ देते हैं। समाज का आर्थिक पेशेपन है, वहाँ पर कुछ होता ही नहीं है, तो आर्थिक
पिछड़ेपन के कारण भी लोग स्थान को छोड़ के चले जाते हैं। हम देखते हैं अपकर्षक, यानी अपकर्षक कारक क्या होते हैं? जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं वो अपकर्षक कारक कहलाते हैं। यानी किसी स्थान पर आकर्षित करने वाले, यानी किसी स्थान पर आने के लिए अपने को आकर्षित करने वाले कारक कहलाए अपकर्षक कारक कहलाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपकर्षक कारक में क्या ही आता है? तो रोजगार। तो जहाँ पर रोजगार होगा बेसिकली लोग वहाँ पर आएंगे, और जहाँ पर शिक्षा अच्छी होगी वहाँ पर लोग आएंगे। मान लो जयपुर सिटी है तो वहाँ पर RS की तैयारी करवाई जाती है, तो बच्चे कहाँ जाएंगे RS की तैयारी करने के लिए? जयपुर जाएंगे। तो क्या शिक्षा के लिए, बड़े बड़े कॉलेजों के लिए, डिग्रियाँ करने के लिए लोग वहाँ शिक्षा के माध्यम से प्रवास करते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं बहुत सारे बच्चे। तीसरी स्वास्थ्य सुविधाएं, जहाँ पर जिस शहर में जिस नगर में स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी होगी वहाँ पर लोग पढ़ने के लिए वहाँ पर जाएंगे स्वास्थ्य के लिए। अनुकूल जलवायु, उनके अनुसार सही जलवायु हो, कठोर जलवायु ना हो तो वहाँ लोग जाएंगे। जीवन जीने की बेहतर सुविधाएं लोगों को आकर्षित करती है, तो वो अपकर्षक कारक में ही आता है। अब देखते हैं जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियाँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियाँ देखते हैं। तो वर्तमान में विश्व की जनसंख्या कितनी है? 700 करोड़ है। ये 2011 के आंकड़े हैं, अभी तक 2021 के आंकड़े नहीं आए हैं, इसलिए 2011 के आंकड़े अभी तक चल रहे हैं। अभी तो 800 करोड़ हो चुके हैं, लेकिन अभी 2011 के आंकड़े हैं। 700 करोड़ से भी अधिक है, और इस जनसंख्या को यहाँ तक पहुँचने में शताब्दियों का समय लगा है, यानी कई सालों लग गए हैं, सैकड़ों साल लग गए। आधुनिक काल में विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी, और औद्योगिक क्रांति के समय जो औद्योगिक क्रांति कब हुई थी भाई? तो औद्योगिक क्रांति जो 17वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी में जो यूरोप में जो क्रांति हुई उसके समय कितनी थी? 55 करोड़ थी 1750 तक, यानी 18वीं शताब्दी तक। विश्व की जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप के अनुसार समझा जा सकता है। अब देखते हैं, अब 2011 से शुरू से देखते हैं 100 वर्षों में जनसंख्या कितनी बढ़ी, यानी 1830 से 1930 तक जनसंख्या कितनी थी? 1830 में 1 अरब थी, और 1930 में 2 अरब पहुँचने में कितने साल लग गए? 100 साल लग गए। हम देखते हैं 30 वर्षों में कितनी बढ़ी? 1930 से 1960 में 3 अरब हो चुकी थी जनसंख्या, और 1930-60 से 1975 तक 4 अरब हो चुकी थी, यानी 12 वर्षों में 100 वर्षों में मात्र 1 अरब बढ़ी, और फिर मात्र 30 वर्षों में 1 अरब बढ़ गई, फिर 12 वर्षों में 1 अरब बढ़ गई। फिर देखते हैं 1975 से 1987 के बीच में 5 अरब बढ़ गई, फिर लगभग 12 साल में बढ़ गई, फिर 12 साल में 6 अरब, फिर 7 अरब, ऐसा करके 1-1 अरब बढ़ती चली। विश्व की जनसंख्या में ये अरब के हिसाब से नापा गया है। अब देखते हैं आगे। पहला पॉइंट है कि प्रतिवर्ष विश्व की पिछली जनसंख्या में जो विश्व की पिछली जनसंख्या में जो पहले की हुई जनसंख्या है 8 करोड़ व्यक्ति जुड़ जाते हैं, यानी हर साल की जनगणना में कितने व्यक्ति जुड़ जाते हैं? 8 करोड़। अब देखते हैं पिछली 500 वर्षों में विश्व की जनसंख्या में 10 गुना वृद्धि हुई। क्वेश्चन है कितना गुना वृद्धि हुई? तो 10 गुना वृद्धि हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट, केवल 20वीं शताब्दी में विश्व की जनसंख्या कितनी गुना बढ़ी है? 4 गुना बढ़ी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन किया हुआ है ना। अब देखिए चौथा पॉइंट, 18वीं शताब्दी में विश्व की जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि हुई, जिसका प्रमुख कारण प्रौद्योगिकी यानी तकनीकी विकास है। पाँचवा पॉइंट है 2025 में विश्व की जनसंख्या कितनी है होने का अनुमान है? 800 करोड़ होने का अनुमान है। हालांकि अभी तक 2021 के आंकड़े नहीं आए। विश्व की जनसंख्या को 2 गुना होने की अवधि, विश्व जनसंख्या के 2 होने की अवधि की लगातार कम हो रही है। आइए आगे देखते हैं।
विश्व की जनसंख्या की 2 गुना होने की वृद्धि को समझते हैं। तो प्रारंभिक जनसंख्या की 1 करोड़ से 100 करोड़ होने में 10 लाख से भी अधिक वर्ष लगे, परंतु 5 से 6 अरब होने में मात्र 12 वर्ष का समय लगा, जो ये दर्शाता है कि विश्व जनसंख्या 2 गुना होने की अवधि में तेज़ी से कमी आ रही है। जनसंख्या विस्फोट तेज़ी से हो रहा है। विकसित देशों में विकासशील देशों की तुलना में जनसंख्या के 2 गुना होने के अधिक समय लग रहा है, क्योंकि विकसित देश में समय कम लग रहा है और जो विकासशील देशों में जनसंख्या अधिक बढ़ रही है। विश्व में जनसंख्या वृद्धि विकासशील देशों में अधिक हो रही है। इसका प्रमुख कारण सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन है और शिक्षा की कमी, यानी सामाजिक लोग समाज में सही तरीके से जो लोगों का जनसंख्या है उसके प्रति जो जनसंख्या विस्फोट है उसके प्रति लोग जागरूक नहीं है। समाज रूप है, आर्थिक पिछड़ापन है, लोगों के पास धन की कमी है, शिक्षा की यानी अशिक्षित है। विकसित देशों में विकासशील देशों की जनसंख्या वृद्धि कम है। विकसित देशों में अब जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास ऋणात्मक से संबंध पाया जाता है। जनसंख्या परिवर्तन का प्रभाव, यानी आप देखते हैं जनसंख्या वृद्धि के जनसंख्या परिवर्तन के प्रभाव, ये पढ़ेंगे फ्रेंड अपन कल। थैंक यू। ये अपना पार्ट 3 होगा। ओके, ये सब आपको पूरे नोट्स उतारने हैं, जिसके बाद में आपको याद करना है। अगर विश्वास रखना 100% कोर्स कवर है, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। लाइन खोद के नोट्स बनाए गए हैं, नस चेक किए हुए नोट्स के, इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना है, बस इसी को पढ़ना है। थैंक यू।